हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? कहता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज है 26 मई 2026 और चलिए आज की सुर्खियाँ देख लेते हैं। राज्य में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु हालिया अभियान, कौन सा अभियान हुआ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रशासनिक तकनीक और बांध प्रबंधन से जुड़ी अनूठी उपलब्धि, तो क्या उपलब्धि है इसके बारे में भी हम देखेंगे। कृषि क्षेत्र में नवाचार और सब्सिडी का प्रावधान, पशु कल्याण हेतु प्रशासनिक दिशा निर्देश और जल संसाधन हो और प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज कलर चेंज करते हैं इसका, है ना। देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ किस तिथि से किया गया है। जैसा कि पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है ये, तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जो है शुरू हो चुका है और ये शुरू हुआ है 25 मई 2026, यानी कि कल से ये शुरू हो चुका है। ठीक है, अपना ठीक आंसर हो जाएगा 25 मई 2026। ठीक है, गंगा दशमी होती है इस दिन और इसी दिन से शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखो दूसरी डेट्स क्या दे रखी है। 5 जून, 5 जून जो है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 मई। ठीक है, और ये 25 मई से 5 जून तक चलने वाला है। ठीक है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वे पहले मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में टोंक स्थित बिसलपुर बांध पहुंचकर स्कोडा प्रणाली, कौन सी प्रणाली, स्कोडा प्रणाली का पूरा अवलोकन किया है। तो देखो, मुख्यमंत्री तो अपने अभी भजन लाल शर्मा जी हैं, तो इन्होंने किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना भजन लाल जी शर्मा। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि स्कोडा सिस्टम होता क्या है। देखो, स्कोडा स्कोडा का एक बार तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखो। रेड कलर मुझे लगता है कि दिख नहीं रहा है सही से, है ना। अपन ग्रीन कर लेते हैं, चलो। स्कोडा, स्कोडा का फुल फॉर्म देखो, सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आपसे सीधी सीधी पूछी जा सकती है कि इसकी स्कोडा की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण, यह एक आधुनिक तकनीक है जिसका मुख्य काम दूर दराज के स्थानों पर लगी मशीनों और उपकरणों की लगातार निगरानी करना और उन्हें नियंत्रित करना है। ठीक है, तो इसका देखो डेटा संग्रहण, डेटा अधिग्रहण का मतलब सा है कि दूर दराज पे जो भी मशीनें लगी हुई है या फिर उपकरण लगे हुए हैं उनकी निगरानी करना और उन्हें नियंत्रित करना कि उसमें कोई परेशानी या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसका भी ध्यान रखना। ठीक है, स्कोडा प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। जानकारी का वास्तविक समय में संग्रहण, यह प्रणाली सेंसरों की मदद से मशीनों से हर पल डेटा लेती रहती है। इससे यह पता चलता है कि सिस्टम अभी किस स्थिति में है, जैसे कि बांध में पानी कितना है, बिजली का प्रवाह सही है या नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि काफ़ी पावरफुल सेंसर्स लगे होते हैं जिससे मशीनों का डाटा जो होता है वो अपडेट होता रहता है। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि सिस्टम में अभी क्या, सिस्टम की जो है सिचुएशन क्या है अभी, जैसे पानी कितना हो गया, बिजली का प्रवाह कितना है, ये सब जो है जानकारी है इसके माध्यम से पता चलती रहती है। ठीक है, स्वचालित संचालन यानी कि ऑटोमेशन, इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इंसानी मदद के बिना भी मशीनों को चला सकती है। ठीक है, जैसे मशीन को चलाने के लिए कभी आपने देखा होगा कि कोई भी मशीन होगी तो उसके चलाने के लिए जो है वहाँ पे एक इंसान को नियुक्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर ये जो मशीन है वो ऑटोमेशन है, इसको किसी भी इंसान की मदद के बिना जो है चलाया जा सकता है। ठीक है, ऑटोमेशन कहते हैं इसको। पहले से सेट किए निर्देशों के आधार पर यह सिस्टम खुद फैसला लेती है कब कौन सा गेट खोलना है और कब मशीनों को बंद करना है। ठीक है, तो सारा कुछ मतलब खुद जो सिस्टम में अपडेट होगा उसके आधार पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो त्वरित सूचना और अलर्ट, अगर सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी आती है या पानी स्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाता है तो यह प्रणाली तुरंत ऑपरेटरों को चेतावनी भेज देती है। इससे बड़े हादसों को समय रहते रोका जा सकता है। ठीक है, और दक्षता और बेहतर प्रबंधन, इस प्रणाली के आने से काम की करने की गति शुद्धता बढ़ गई है। यह मानवीय गलतियों की संभावना को खत्म करती है और बड़े सरकारी या औद्योगिक प्रोजेक्ट का रखरखाव करना बिल्कुल आसान और सुरक्षित बना देती है। ठीक है, तो देखो मानव जितना तो कोई भी कार्य मतलब पूर्ण रूप से मतलब इतना एक्यूरेट तो नहीं हो पाता है, लेकिन हालांकि ये मशीनें जो होती है वो मतलब टाइम के हिसाब से काफ़ी सही चीज़ें हो जाती है कि कितनी बजे मतलब पानी की इतनी आपूर्ति होने के बाद गेट बंद करना है या खोलना है, तो वो चीज़ें काफ़ी सही हो जाती है। ठीक है, तो सेंसरों के माध्यम से और ये सब चीज़ें हो रही है तो ये काफ़ी सही भी है। ठीक है, तो स्कोडा प्रणाली, इसके बारे में आप पहले जानते थे या नहीं जानते थे, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ये स्कोडा की जो है डिटेल थी।
इसकी फुल फॉर्म है सुपरविजर कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो, राज्य सरकार द्वारा संरक्षित खेती, ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा लघु सीमांत कृषकों को अधिकतम कितना अनुदान दिया जाता है। तो अनुसूचित जनजाति तथा लघु सीमांत कृषकों को कितना अनुदान दिया जाता है, तो उसके बारे में बताना है। तो देखो, जो ये अनुसूचित जनजाति किसान हैं, इनको 70% जो है अनुदान दिया जाता है। अब सामान्य जो किसान वर्ग है, इनको दिया जाता है 50%, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछे तो 70% बताना है, और सामान्य वर्ग के किसान के लिए पूछे तब आपको 50% बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, संरक्षित खेती। संरक्षित खेती, नियंत्रित वातावरण। संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य पौधों के चारों ओर वातावरण जैसे तापमान, नमी, धूप को नियंत्रित करना। जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड होती है तो इसके भीतर पौधे सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का मतलब है कि यह कांच, पारदर्शी प्लास्टिक से बनी एक ऐसी संरचना है जो सूरज की रोशनी को अंदर तो आने देती है, लेकिन अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसके अंदर गर्म और अनुकूल माहौल बना होता है जो बेमौसम सब्जियां या फल उगाने के लिए बेहतरीन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी सीज़न में कोई फल नहीं उगता है, लेकिन फिर भी वो उग जाता है, या फिर उसका जो है खेती होती है, तो वो इसी ग्रीन हाउस के माध्यम से होती है, ठीक है। शेड नेट हाउस, यह विशेष प्रकार के रंगीन जालीदार पर्दों से बना होता है। यह पौधों को सीधी तेज धूप से बचाता है, और यह पौधों झुलसने से बचाने के साथ साथ उनके अंदर हवा का प्रवाह बना रखता है, जिससे पौधे नमी सोख पाते हैं, ठीक है। और उत्पादन में भारी वृद्धि। संरक्षित खेती में फसलों को सुरक्षा मिलने के कारण उनकी पैदावार सामान्यतः खेत की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। साथ ही फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, ठीक है। किसानों को बाजार में कम दाम मिलते हैं, ज़्यादा दाम मिलते हैं, सॉरी, ठीक। और एक और पॉइंट है कि संसाधनों की बचत। इस तकनीक में ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है, और साथ ही पौधों को जरूरी पोषण सीधे पानी के जरिए दिया जाता है, जिससे खाद की भी बचत होती है और जमीन की उर्वरता बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। भार ढोने वाले एवं माल ढोने वाले पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण नियम 1965 के तहत कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं से कार्य लेना पर प्रतिबंध है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों देखो, 12 से 3 बजे तक पशुओं से कार्य लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो तापमान बताया गया है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं से कार्य लेने पर प्रतिबंध है। और ये प्रतिबंध किसके तहत है? पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1965, ठीक है। अब क्रूरता निवारण नियम जो 1965 है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, भारत सरकार द्वारा बनाया गया यह अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य मूक पशुओं, मानवीय दुर्व्यवहार और पीड़ा से बचाना है। पशुओं की सुरक्षा का कानूनी आधार। यह नियम मुख्य रूप से उन पशुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जिनका उपयोग भारी सामान ढोने, सवारी करने या कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में पशुओं को अनावश्यक दर्द या कष्ट न झेलना पड़े, ठीक है। आपको भी पता है कि इंसानी स्वार्थ के चक्कर में मूक पशु जो है उनके ऊपर कितना सारा अत्याचार हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए रोकथाम के लिए ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1965 जो है बनाया गया था, ठीक है, लाया गया था। कार्य करने की स्पष्ट सीमाएं। इस कानून के तहत यह स्पष्ट निर्देश है कि पशुओं से कब और कितना काम लिया जा सकता है। विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी जैसे 37 डिग्री, जैसा कि अभी अपने प्रश्न में बताया गया था, 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में दोपहर के समय पशुओं से भारी काम लेने पर कड़ाई से रोक लगाई गई है, ताकि उन्हें लू और शारीरिक थकान से बचाया जा सके। बुनियादी सुविधाओं की अनिवार्यता है। यह कानून प्रत्येक मालिक को बाध्य करता है कि वह अपने पशुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त छाया और पौष्टिक चारे की व्यवस्था करे। उस बुनियादी सुविधाओं को न देना कानून की दृष्टि से क्रूरता माना जाता है, ठीक है। बाकी आप और ये देख लो कि अत्याचार के विरुद्ध जैसे ये नियम पशुओं को लाठी डंडों से मारने, क्षमता से अधिक भोजन लादने या उन्हें बीमार या जटिल स्थिति में काम पर लगाने जैसी अमानवीय हरकतों पर रोक लगाता है। अब आप देखने में ही आपको लगेगा कि ऑनलाइन की यार कि लाठी डंडों से कौन ही मारता होगा, या फिर बीमारी की स्थिति में भी कौन काम करवाता होगा, पर अब ग्राउंड रियलिटी देखना, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
तो इसीलिए ये नियम भी लाया गया है, ठीक है। तो बाकी यही है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। राम जल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल निम्नलिखित में से किन प्रमुख बांधों से गुजरता है? तो सीधा सा क्वेश्चन है। इसरदा से भी गुजरता है, गलवा से भी गुजरता है, बंद बैराठा से भी गुजरता है, बीसलपुर से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो अपने आंसर हो जाएंगे 1, 2 और 3। तो ऑप्शन जो है ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसरदा, गलवा और बंद बैराठा से बांधों से जो है गुजरता है, ठीक है। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में भी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। जल प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसका उद्देश्य राजस्थान के विभिन्न जल स्रोतों को आपस में जोड़कर जल संकट का समाधान करना है, ठीक है। जल स्रोतों का एकीकरण, यह परियोजना मुख्य रूप से राज्यों के प्रमुख बांधों, जलाशयों को आपस में जोड़ने का एक बड़ा नेटवर्क है। इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में पानी पहुंचाना है जहां जल की कमी है, ठीक है। इसके माध्यम से वहां पे पानी पहुंचाया जाएगा जहां पे जल की जो है कमी है, ताकि जल का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। फीडर चैनल नेटवर्क, इस परियोजना के तहत पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए फीडर चैनलों के नहरों या पाइपलाइन का एक मजबूत जाल बिछाया गया है। यह चैनल इसरदा, गलवा और बंद बैराठा जैसे प्रमुख बांधों को जोड़ते हैं, जिससे पानी का बहाव नियंत्रित रहता है, ठीक है। सिंचाई और पेयजल आपूर्ति, परियोजना का सबसे बड़ा लाभ कृषि के लिए सुनिश्चित सिंचाई और आम नागरिकों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराता है। यह क्षेत्र की प्यास बुझाने साथ साथ सूखे की स्थिति में किसानों को फसल बचाने में मदद करती है। जहाँ कभी भी पानी की कमी के कारण कृषि नहीं हो पाती है तो उसके में भी यह फायदा पहुंचाती है, ठीक है। भूजल पुनर्भरण, इस लिंक परियोजना का एक फायदा यह भी है कि जब पानी नहरों से होकर गुजरता है तो आसपास के क्षेत्रों में जमीन के अंदर पानी का स्तर अपने आप ऊपर उठता है, जिससे कुओं और नलकूपों में लंबे समय तक पानी बना रहता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो होता है वो रिचार्ज होता रहता है, ठीक है। प्रबंधन और सुरक्षा, इस पूरी परियोजना को आधुनिक इंजीनियरिंग के माध्यम से डिजाइन किया गया है ताकि बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से जलाशयों में जमा किया जा सके। यह भविष्य में जल सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने वाली एक दूरदर्शी योजना है, ठीक है। तो मोटा मोटी यही है कि जो विभिन्न स्रोत जो होते हैं जल के, वो आपस में जोड़कर जल का जो संकट होता है उसको दूर करना होता है, ठीक है। तो उसी के लिए ये राम जल सेतु लिंक परियोजना का लाई गई है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये है कि राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार तकनीकी अपग्रेडेशन से दी जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि कितनी कर दी गई है? तो इसका जो जवाब है वो कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना इसका कौन सा क्या आंसर है, ठीक है। मैं चेक करूँगा कि कौन कौन क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है। बाकी रिवीजन आप कर लेना, ठीक है। तो बस यही थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी ये क्लासें, और आप निरंतर अपना जो रिवीजन है वो करते रहे होंगे। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करते रहना, ठीक है।